साथियों, सभी को जय मूल निवासी। आज आपके ज़िले में, शहर में, अमेठी ज़िले में ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा, ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा आ चुकी है। ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेगी। ये यात्रा पार्ट सेकेंड, ये सेकेंड पार्ट यात्रा कहा जाता है। और उसके पहले 26 जून 2019 से सबसे पहले इलेक्शन होने के बाद यात्रा निकाली गई। वो पार्ट 1 यात्रा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का प्लान था, मगर 12 मार्च 2020 तक आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में वो यात्रा का समापन किया गया। और उसके बाद कोविड के कारण वो यात्रा स्थगित की। अभी ये जो यात्रा ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और आदरणीय वामन मेश्राम साहब इनके नेतृत्व में ये यात्रा पूरे भारत भर में निकाल रहे हैं। ये यात्रा लगभग 365 डेज चलेगी। लगभग 674 डिस्ट्रिक्ट में चलेगी। पूरे भारत के हर कोने कोने में ये यात्रा निकाली जाएगी। अभी आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर जो हम बताना चाहते हैं, ईवीएम भंडाफोड़। हम ईवीएम भंडाफोड़ क्यों करना चाहते हैं और ईवीएम के गड़बड़ी में कांग्रेस और बीजेपी किस तरह से शामिल है। ईवीएम ने लोकतंत्र की हत्या करके ब्राह्मणशाही को किस तरह से प्रस्तावित किया है, इसके बारे में ये यात्रा निकालकर लोगों को इसके बारे में जागरूक करने का मकसद इसके पीछे है। देश को बचाना, संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, ये एक मकसद इसके पीछे है। मैं कुछ चंद बातों को यहाँ आप लोगों को आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे महात्मा फुले जी ने जब अपना आंदोलन शुरू किया था तो उन्होंने अपने आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया था और उन्होंने क्या कहा, शेठ जी, भट्ट जी विरुद्ध शूद्र अतिशूद्र। उन्होंने अपने आंदोलन का और दुश्मन और दोस्त की पहचान लोगों को करा दी। और उन्होंने ये कहा, हमारे लोगों को, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको उन्होंने ये कहा, जब तक अंग्रेज भारत में है, जब तक ब्रिटिश लोग भारत में है, तब तक आपको ब्राह्मणों के गुलामी से आज़ाद होना है। उनका जो स्लोगन था क्या था, शेठ जी, भट्ट जी, मतलब 1890 के समय, उसके पहले उन्होंने ये स्लोगन दिया हुआ था, लोगों को बताया था। मगर हमें दिखाई क्या देता है, हमें दिखाई ये देता है कि गांधी के लीडरशिप में, गांधी जी के लीडरशिप में, नेहरू के लीडरशिप में हमारे ही लोगों ने उनको साथ दिया। अगर हमारे लोगों ने, शूद्र और अतिशूद्र लोगों ने महात्मा फुले की बात उस वक्त अगर मानी होती तो गांधी का पिछलोगु नहीं बनते, नेहरू का पिछलोगु नहीं बनते, इनके अंदर ये लीडरशिप डेवलप नहीं होती उनकी। तो आपको ये आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि
महात्मा फुले ने जिस बात को कहा गया था, शेठ जी भट्ट जी विरुद्ध शूद्र अतिशूद्र, लेकिन हमें दिखाई क्या देता है? इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उन्होंने कहा लोकतंत्र और ब्राह्मण तंत्र एक साथ नहीं चलता, एक साथ नहीं चल सकता। लोकतंत्र और ब्राह्मण तंत्र एक साथ नहीं चल सकता। उन्होंने जेबी कृपलानी का एक संसद से बाहर आ रहे थे, एक बार एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहूँगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बहुत खुश थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते वो संविधान का काम कर रहे थे, लिखने का काम कर रहे थे। और जब वो संसद के बाहर आए, हंसते हुए बाहर आए, तो कृपलानी इन्होंने उनको पूछा कि बाबा साहब आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हो, तो आप इतना खुश क्यों हो? तो बाबा साहब ने ये कहा कि मैंने एक व्यवस्था कर दी है। पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, अभी राजा तो पैदा होगा लेकिन बैलेट से पैदा होगा। रानी के पेट से बच्चा पैदा होगा मगर राजा नहीं बनेगा। यह व्यवस्था मैंने निर्माण कर दी है। तो जेबी कृपलानी जी बोले अगर ऐसा है तो आपके लोग कंगाल है, आपके लोगों के पास बहुत सारी कमियां है, खामियां है। आपके लोगों के पास जो गरीबी है, लाचार है, आपके लोगों के वोट हम लोग खरीदी कर लेंगे। तो बाबा साहब ने उनको कहा कि जो जेबी कृपलानी ने जो बात कही कि आपके लोगों के वोट खरीदी करेंगे और हम लोग राजा बनेंगे, तो बाबा साहब ने उस वक्त जेबी कृपलानी जी से कहा अगर हमारे लोगों को उनके वोट की कीमत जिस दिन समझ में आएगी उस दिन आपके जैसा भिखारी कोई नहीं रहेगा। आपको लोकतंत्र लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद, डेमोक्रेसी लागू होने के बाद, मतलब 1947 के बाद भारत पर ब्राह्मणों का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है, कब्जा हुआ। कब्जा होने के बाद क्या हुआ? जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन पर ब्राह्मणों का कब्जा हुआ। और कब्जा होने के बाद जो बात बाबा साहब बोल रहे थे, जो बात महात्मा फुले बोल रहे थे, जो बात बाबा साहब बोल रहे थे, वही बात कांशीराम साहब बोल रहे हैं। कांशीराम साहब ने भी नारा लगाया, 1585 का नारा लगाया। जो बात कांशीराम साहब ने कहा वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, लेकिन हमें दिखाई क्या दिया? 1952 के बाद मनी माफिया मीडिया के माध्यम से ब्राह्मणों ने इस देश का जो शासन है, प्रशासन है, उसके ऊपर कब्जा बरकरार रखा। और ये कब्जा बरकरार रखने के बाद आज के तारीख में हमें क्या दिखाई देता है? मनी माफिया मीडिया के बाद आज के तारीख में ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2004 में कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके लोकसभा का चुनाव जीता। 2009 में कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके फिर से लोकसभा का चुनाव जीता, धांधली करके। इसके सारे एविडेंस है। ये होने के बाद 2014 को कांग्रेस ने और बीजेपी ने दोनों ने गुप्त समझौते के तहत उन्होंने 2014 को बीजेपी को कहा अभी आप 2014 को सत्ता में आओ। मतलब 2014 को बीजेपी ने घोटाला किया, 2019 को अगेन फिर से बीजेपी ने घोटाला किया।
इसके सारे सबूत हमारे पास अवेलेबल है। 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, 8 अक्टूबर 13 का जो जजमेंट आया, वो जजमेंट क्या है? विदाउट वीवीपीएटी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल। इसके पहले सुब्रमण्यम स्वामी का केस सुप्रीम कोर्ट में गया, सारे एविडेंस के साथ सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रूव कर दिया। प्रूव करने के बाद ये जजमेंट आया। जजमेंट आने के बाद क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन इलेक्शन कमीशन के द्वारा होना चाहिए था। वीवीपीएटी मशीन 2014 में लगाना चाहिए था। आप लोगों को मालूम है कितना वीवीपीएटी मशीन लगाया? 2014 में 0.33% वीवीपीएटी मशीन लगाया। सुप्रीम कोर्ट का जो लैंडमार्क जजमेंट है, वो लैंडमार्क जजमेंट क्या है कि वीवीपीएटी के बिना फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कैन नॉट पॉसिबल, हो नहीं सकता। और ये लैंडमार्क जजमेंट मेन स्ट्रीम मीडिया ने प्रिंट नहीं किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने प्रिंट नहीं किया। जो भारत के जो पत्रकार है, भारत की जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इन्होंने ये खबर को पूरी तरह से ब्लैकआउट किया। जो खबर बहुत महत्वपूर्ण खबर थी, उस खबर को पूरी तरह से ब्लैकआउट किया। क्या खबर थी? फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2014 में इलेक्शन कमीशन के द्वारा 0.33% वीवीपीएटी मशीन लगाया गया, मतलब 99.67% वीवीपीएटी मशीन लगाया नहीं गया। इसका मतलब क्या है? घोटाला हुआ। अभी इस घोटाले के बारे में 16 मई को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। रिजल्ट डिक्लेयर होने के 1 महीने के बाद 9,03,000 ईवीएम को इलेक्शन कमीशन के द्वारा कबाड़ घोषित किया। 9,03,000 ईवीएम मशीन को कबाड़ घोषित किया। उसके बाद ये होने के बाद 2019 का अगर आप देखेंगे, 2019 में क्या हुआ? 2019 का इलेक्शन बीजेपी ने घोटाला करके जीता। लगभग बीजेपी ने 27,000 करोड़ रुपए इलेक्शन के लिए खर्चा किया। टोटल पॉलिटिकल पार्टी का खर्चा अगर देखा जाए तो 60,000 करोड़ खर्चा किया टोटल पॉलिटिकल पार्टियों ने। उसमें से केवल बीजेपी ने 27,000 करोड़ खर्चा किया। अभी जब रिजल्ट पब्लिश किया गया, बीजेपी के मतलब जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो रिजल्ट पब्लिश किया, वो रिजल्ट कैसे पब्लिश किया? केवल 4 फेज का रिजल्ट पब्लिश किया। आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी, आज तक केवल 7 फेज में जो इलेक्शन हुआ था, उसमें से केवल 4 फेज का रिजल्ट पब्लिश किया गया है। उसमें भी 373 सीट का रिजल्ट पब्लिश किया। 543 सीट में से केवल 373 सीट का रिजल्ट पब्लिश किया गया, और उसमें 220 सीट्स पर 220 सीट पर ज्यादा वोट, पोल वोट से ज्यादा वोट निकले। आपको सुनकर हैरानी होगी, 1 सीट नहीं, 2 सीट नहीं, 3 सीट नहीं, 220 सीट पर ज्यादा वोट निकले। 153 सीट पर कम वोट निकले। आपको ये जो धोखाधड़ी हुई, ये धोखाधड़ी को छुपाने के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा
आज मैं यहाँ अमेठी में, आप ये मीडिया में हमारा ये सारा लाइव चल रहा है, इलेक्शन कमीशन को हम चैलेंज कर रहे हैं। जो बात हम बोल रहे हैं, अगर इलेक्शन कमीशन साबित करे कि हम गलत बोल रहे हैं या हमें अरेस्ट करे, हम अरेस्ट होने के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? इलेक्शन कमीशन के द्वारा 4 महीने में सारे के सारे वीवीपीएटी के रिसीट्स डिस्ट्रॉय किए, नष्ट किए, जो कि 1 साल रखना कंपलसरी होता है। आप लोगों को ये जो धोखा है, ये जो घोटाला है, ये घोटाले की जानकारी हमारे लोगों को नहीं है। घोटाले की जानकारी क्यों नहीं है? 1 जून को इलेक्शन कमीशन ने प्रेस नोट, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर प्रेस नोट डाला। प्रेस नोट में क्या लिखा? उन्होंने पूरे इलेक्शन के आंकड़े, प्रोविजनल आंकड़े बताए, प्रोविजनल आंकड़े। आज जो गवर्नमेंट अभी यहाँ एलआईबी के लोग होंगे, आईबी के लोग होंगे, वो लोग मेरी बात सुन सकते हैं। जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट है। प्रोविजनल आंकड़े उन्होंने पब्लिश किए 1 जून 2019 को। मतलब आज तक ऑथेंटिक आंकड़े पब्लिश नहीं किए गए, और उसको दबाने के लिए उन्होंने क्या किया? सारा का सारा सारे के सारे वीवीपीएटी के जो स्लिप्स है, रिसीट्स है, उसको डिस्ट्रॉय किया, नष्ट किया। तो ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इलेक्शन कमीशन की संविधान निर्माताओं ने जो जिम्मेदारी लगाई है, वो जिम्मेदारी क्या लगाई है? आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी लगाई है सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करने की जिम्मेदारी संविधान निर्माताओं ने इलेक्शन कमीशन की लगाई है। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, और संवैधानिक संस्था ये ब्राह्मण जो अल्पसंख्याक है, अल्पसंख्याक ब्राह्मणों के, ये जो अल्पसंख्याक ब्राह्मण अल्पसंख्याक है, ब्राह्मण विदेशी है, ब्राह्मण बाय डीएनए विदेशी है, अल्पसंख्याक लोगों का बहुसंख्याक लोगों पर राज नहीं हो सकता। तो ये जो संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये संवैधानिक संस्थाओं पर ब्राह्मणों का कब्जा पूरी तरह से हो चुका है। जो भारत में संवैधानिक संस्थाओं का मतलब होता है, वो लोग, जो संवैधानिक संस्थाएं होती है, वो इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक काम करना चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं का काम क्या है? इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो काम क्या कर रही है? इन द इंटरेस्ट ऑफ ब्राह्मण। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे आईबी हो, ईडी हो, ये सारे लोग जो है इन द इंटरेस्ट ऑफ ब्राह्मण काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को समझना होगा, ये जो आज के तारीख में कांग्रेस और बीजेपी, ये लोग घोटाला करके, चुनाव में घोटाला करके सरकार बना रहे हैं ये लोग, और ये सरकारें बनाकर पूरी तरह से मनी माफिया मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से ये लोग क्या कर रहे हैं? जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं। आने वाले समय में आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, आने वाले 2024 में
बीजेपी हर संभव प्रयास करेगी इलेक्शन धोखाधड़ी से जीतने के लिए, हर संभव प्रयास करेगी। तो हमें क्या करना होगा, हमारे लोगों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब इन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम लोग 15 लाख ईवीएम तोड़ने के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं। 15 लाख ईवीएम तोड़ने के लिए हम लोग लोगों को तैयार कर रहे हैं। देश को बचाना होगा, संविधान को बचाना है। आने वाले 2024 में बीजेपी हर संभव प्रयास करके पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करना चाहेगी। जैसे मैंने आपको महात्मा फुले की बात बताई, बाबा साहब की बात बताई, कांशीराम साहब की बात बताई। कांशीराम साहब ने 1585 का नारा लगाया, मेश्राम साहब ने मूल निवासी विदेशी वर्सेस मूल निवासी का नारा लगाया है। आज का जो आंदोलन है, आज का आंदोलन क्या है? मूल निवासी, जो विदेशी वर्सेस मूल निवासी ये नारा, आज अगर हम मेश्राम साहब का साथ नहीं देंगे तो जो बात महात्मा फुले के समय में हुई वही हमारे सामने परिस्थिति निर्माण हो सकती है। इसलिए हमें लोगों को तैयार करना होगा, लोगों को जगाना होगा, लोगों को जोड़ना होगा। देश, संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। संवैधानिक संस्थाओं पर ब्राह्मणों का, सारी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसके ऊपर ब्राह्मणों का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। हमारे लोगों को जगाना होगा, जोड़ना होगा और इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए तैयार करना होगा। आज के इस मौके पर मैं यहाँ इतनी ही बात कहना चाहूँगा। आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद।